तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ योन जो था उस आदमी के घर जाता है जिस आदमी को वो लोग पीट रहे थे और उन तीनों आदमियों को वो खा गया था। तो वहां पर उसकी फैमिली जो होती है उसे थैंक यू बोलते हैं और इसी के साथ ही वो आदमी जो होता है उसे कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे घर आने के लिए, आप पहली बार हमारे घर आए तो प्लीज यहाँ पर अंदर आए, हम आपको चाय पिलाते हैं। तो योन उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे घर आया हूँ, चलो ठीक है यहाँ पर चाय पी कर ही जाता हूँ। इसी के साथ ही माँ योन जो होता है अंदर आ जाता है। तो उसे कहता है कि सर हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं और यंग मास्टर लगता नहीं है कि आपके टेस्ट की चाय बना पाएंगे, हमारी जो पत्तियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की, ऐसी वजह से हमारी चाय जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होने वाली। तो माजोन जो होता है वो कहता है कि इसकी खुशबू अच्छी है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, चाय काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसी के साथ ही माजोन चाय पीना शुरू कर देता है। तो वो बंदा जो होता है उससे कहता है कि माय लॉर्ड हम लोग कैसे यहाँ पर आपके इस एहसान का बदला चुका पाएंगे। तो जॉन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर एहसान का बदला चुकाने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे मैंने यहाँ पर तुमसे रिटर्न में कुछ मांगा भी नहीं है जो तुम्हें यहाँ पर इस तरह की बात करनी चाहिए। और मुझे ब्लैक बोन सेक्टर के बारे में बताओ कि आज ब्लैक बोन सेक्टर के लोग किस तरह के लोग हैं। तो इसी के साथ ही वो बंदा उसे बताता है कि ये ब्लैक बोन सेक्टर के लोग बहुत ज़्यादा घटिया लोग हैं, कमीने लोग, जहाँ पर लो इंटरेस्ट का झांसा देकर हमारे पास से यहाँ पर कर्जा देते हैं और उसके बाद जब हम कर्जा उनसे ले लेते हैं तब वो आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू कर देते हैं, यानी कि बहुत ही कम ब्याज के ऊपर पहले वो कर्जा देते हैं फिर ब्याज बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो यहीं पर हमें एक नई बात पता चलती है कि ब्लैक बोन सेक्टर जो है वो एक बहुत ही टेरिबल अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक लड़की जिसका नाम जोमजू है वो चलाती है, जो कि जोमजिल की बेटी है। तो जोमजिल का नाम तो हमारा यंग मास्टर जॉन पहले भी सुन। तो इसी के साथ ही वो आदमी जो होता है उसे कहता है कि ये लोग यहाँ पर जो भी काम करते हैं वो सारे का सारा बहुत ज़्यादा घटिया है, यानी कि अंडरवर्ल्ड के लिए जितने भी काम हैं सारे यही लोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लोगों को कर्जा देते हैं, जैसे यहाँ पर जितने भी गैम्बलिंग डेंस है वो सारे के सारे यही लोग चलाते हैं। और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन वाकई में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और बहुत सारे लोगों को अपने जाल में फंसा कर उनके पास ये लोग ब्याज मांगते हैं और फिर जाते उनकी बीवी बच्चों को बेच डालते हैं। तो माजोन उसे कहता है कि मुझे ये बताओ क्या है तुम्हें गैम्बलिंग डेन में जाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी, तुम्हें इनसे पैसे लेने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। तो इसी के साथ ही वो आदमी उसे कहता है कि मुझे बस यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ी थी, मेरे फादर ने इनके पास से कर्जा लिया था, मेरे फादर ने इनके पास से काफ़ी सारे पैसे उधार ले लिए थे जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर उन पैसों को वापस नहीं कर पा रहे। तो माजोन उसे कहता है क्या तुम जोमजिल के बारे में कुछ और बता सकते हो। तो वो बंदा से कहता है कि नहीं सर मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, हम जैसे लोगों को इन अंडरवर्ल्ड के लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ कैसे पता होगा। तो जॉन कहता है चलो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर चाय पी ली, तुम्हारी चाय काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो इसी के साथ ही वो आदमी उसे कहता है लेकिन सर हम लोग आप कैसे जाने दे सकते हैं, अभी तक आपने हमें अपना नाम भी नहीं बताया, प्लीज़ अपना नाम तो बता दें, हम लोग आपको यहाँ पर रिपे करना चाहते हैं, आपके एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं। तो जॉन कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम्हें यहाँ पर एहसान का बदला चुकाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि उसकी बीवी से कहते हैं कि माय लॉर्ड प्लीज़ यहाँ पर रुक जाए ना, प्लीज़ रुक जाए, हम लोग यहाँ पर आपको इस तरह से हाली हाथ तो बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। और उसके बच्चे भी उसे कहते हैं कि हाँ सर हम लोग आपको यहाँ पर बिना कुछ दिए तो बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, आपने हमारे पर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी वजह से प्लीज़ यहाँ पर से कम से कम कुछ तो लेकर जाए। तो हमारे जॉन को वहाँ पर से कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। तो वहीं पर एक साइड के रूम के अंदर वहाँ पर कुछ मास्क पड़े होते हैं। तो हमारा जॉन जो होता है वो आगे बढ़ता है, उसे एक मास्क दिखाई देता है जिसके अंदर से बहुत ही अजीब ऑमनियस एनर्जी निकल रही होती है। वो जाकर उस मास्क को उठाता है, उस मास्क को उठाने के बाद वो कहता है कि चलो अगर तुम जो यहाँ पर एहसान का बदला चुकाना चाहते हो तो मैं ये मास्क अपने साथ ले जाता हूँ, और इस मास्क के बाद यानी ये मास्क लेने के बाद ये समझो कि तुम्हारे एहसान का बदला चुकता हो गया है। तो इसी के साथ ही वो आदमी से कहता है सर आप इस मास्क को नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि ये कर्स्ड आइटम है, यानी कि ये बहुत ही अजीब सा मास्क है। तो आदमी से कहता है कि सर मेरी शॉप मास्क बनाने की है, मैं इस तरह के बहुत सारे मास्क बनाता रहता हूँ, लेकिन ये वाला मास्क मैंने नहीं बनाया, बल्कि ये वाला मास्क जो है ये बहुत ज़्यादा अजीब इसलिए है क्योंकि इसकी आंखों के अंदर होल नहीं है और ना ही यहाँ पर इसके अंदर सांस लेने के लिए नाक का होल है। अगर आप इस मास्क को लगाएंगे तो ये मास्क बिल्कुल ही परफेक्ट आपके चेहरे के ऊपर नहीं बैठेगा, और मुझे लगता है कि ये मास्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ये कंप्लीट भी नहीं है। और ऊपर से यहाँ पर इसको देखे इसकी जो फिनिशिंग है वो भी पूरी तरह से ठीक से नहीं की गई, इसको पॉलिश भी नहीं किया गया, इसलिए ये मास्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ऊपर से ये बहुत ज़्यादा अनलकी है, मुझे लगता है कि यहाँ पर इस मास्क को आपको नहीं लेकर जाना चाहिए। मैं आज ही यहाँ पर सोच रहा था कि इस मास्क को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनलकी रहा। तुम्हारा यौन उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये मास्क अनलकी है, और मुझे एक बात तो बताओ क्या है तुम्हारे फादर ने यहाँ पर इस मास्क को क्यों बनाया था। तो वो बंदा उसे कहता है कि मेरे फादर ने अपने आखिरी मोमेंट्स में इस मास्क को बनाया था और आखिरी मोमेंट्स में वो पागल हो गए थे, पागल होने के बाद वो यहाँ पर इस मास्क को दिन रात बनाते रहते थे और उस मास्क को कंप्लीट करने के बाद वो मर गए। तुम्हारा यौन उसे कहता है तो क्या तुम मुझे यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी बता सकते हो, क्या है यहाँ पर इस मास्क के पीछे की कहानी क्या है और तुम लोगों ने यहाँ पर कैसे कर्जा उठाया था, तुम्हारे फादर यहाँ पर पागल कैसे हो गए थे। तो आदमी उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं सर, मैं यहाँ पर आपको सारी बात बताता हूँ। असल में ये बात जो है ये मेरे बड़े भाई से शुरू होती है। मेरा बड़ा भाई जो था वो यहाँ पर मुझसे ज्यादा टैलेंटेड था और बहुत ज्यादा कमाल का एक क्राफ्ट्समैन था, वो बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाता था और मास्क बनाता था। एक दिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मेरे बड़े भाई के ऊपर
कुछ इल्जाम लग गए और मेरे बड़े भाई को जेल में बंद कर दिया गया। अब हमें ये भी नहीं पता था कि उसके ऊपर इल्जाम लगे क्यों हैं, क्योंकि वो इल्जाम भी अजीब से थे। उसे यहाँ पर जेल में बंद कर दिया गया। मेरे फादर जो थे उस वक्त एक बहुत ही कमाल के आर्टिस्टियन थे। मेरे फादर भी मास्क बनाया करते थे और मूर्तियां बनाया करते थे। वो वहां पर गए लोजांग की जेल में, जहां पर एक गार्ड उनके साथ वाकिफ था, तो वो उसके पास जाकर बात करते हैं और उसे कहते हैं कि प्लीज यहाँ पर मेरे बेटे को छोड़ दो। लेकिन उस गार्ड ने उसे कहा कि तुम्हारे बेटे के ऊपर कुछ इल्जाम लगाए गए हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ पैसा चाहिए होगा इस बात को कवर करने के लिए, ऊपर तक हमें रिश्वत देनी पड़ेगी, तब जाकर तुम्हारे बेटे को छोड़ा जाएगा। तो वहां पर पैसे देने के लिए मेरे फादर जो थे वो यामा ग्रुप के पास गए और उनके पास से जाकर ढेरों सारा पैसा उठा लिया, यानी कि वहां से कर्जा उठाकर आकर उस गार्ड को रिश्वत दे दी। हालांकि उस गार्ड को रिश्वत भी दे दी, लेकिन इतनी सारी रिश्वत देने के बावजूद भी मेरे ब्रदर की लाश घर पहुंची, यानी कि उन गार्ड्स ने मेरे ब्रदर को मार डाला था, उसे सजाए मौत दे दी थी। और उसके बाद मेरे ब्रदर की डेड बॉडी घर पहुंची, तो फादर भी इस बात के सदमा को सह नहीं पाया। तो बाद में कहानी हमारे पर खुली और मुझे पता चला कि ये सब कुछ क्यों हुआ है। असल में यहाँ पर दो हाई रैंक के ऑफिसर्स जो थे उन्होंने आपस में शर्त लगाई हुई थी। उन लोगों ने आपस में शर्त लगाई कि किसकी क्राफ्ट्समैन ज्यादा बेहतर है। वो लोग यहाँ पर अपनी मूर्तियां एक दूसरे के सामने रखते हैं और एक बंदा, एक उनमें से जो एक ऑफिसर था, उसने मेरे फादर की बनी हुई मूर्ति जो थी वो दूसरे के सामने रखी और मेरे फादर की बनी हुई मूर्ति जो थी वो जीत गई, जिसकी वजह से दूसरा ऑफिसर जो था बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने मेरे भाई के ऊपर बस ऐसे ही इल्जाम लगा दिया हमें सजा देने के लिए और हमारे बिजनेस को खराब करने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर उसकी इंसल्ट हो गई थी, वो हार गया था, मेरे फादर की मूर्ति की वजह से वो हारा था। तो मेरे फादर बहुत बार यहाँ पर उनके पैलेस के बाहर गए, उन ऑफिशियल्स ने कभी भी उन्हें यहाँ पर ऑफिसर्स तक पहुंचने नहीं दिया। वहां पर जो गार्ड्स थे वही यहाँ पर उन्हें मार पीट कर वहां से भगा देते थे। वो लोग उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटते थे कि यहाँ पर उन्हें आगे जाने का मौका ही नहीं मिलता था और मेरे फादर की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उन लोगों ने मेरे फादर के हाथों के ऊपर इतनी बुरी तरह से पीटा कि उनकी उंगलियां टूट गई। उनकी उंगलियां टूट गई, जिसकी वजह से वो दोबारा कभी भी यहाँ पर शिल्पकारी नहीं कर सकते थे। उस दिन मैं ही वहां पर गार्ड्स के ऑफिस के बाहर से अपने फादर को उठाकर लेकर आया था। फादर के हाथ बिल्कुल बेकार हो चुके थे। फादर को लाकर जब मैंने उनके रूम के अंदर छोड़ा, फादर ने अंदर से अपने रूम को बंद कर दिया। फादर अंदर से रूम बंद करने के बाद एक अंदर बैठकर एक मास्क बनाने लगे। मैं यहाँ पर दरवाजे के ऊपर नॉक करता रहा, फादर से कहता रहा कि प्लीज फादर दरवाजा खोल दो, लेकिन फादर ने दरवाजा नहीं खोला। वो अंदर बैठे एक मास्क बना रहे थे। मुझे आवाज आ रही थी कि वो यहाँ पर कुछ क्राफ्टिंग कर रहे हैं। भूखे प्यासे वो अंदर ही रहे, लेकिन एक दिन यहाँ पर जब वो मर गए तब हम लोगों ने दरवाजा तोड़कर उन्हें वहां से बाहर निकाला। तुम्हारा शियोन उसे कहता है तो अच्छा, तो यहाँ पर इस मास्क के पीछे ये कहानी है, यानी कि तुम्हारे फादर इस मास्क को बना रहे थे और इस मास्क को बनाते बनाते एंड के पर वो खुद ही मर गए। तो मुझे यहाँ पर इसके पीछे लगता है कि एक और लंबी कहानी है जो तुम्हें शायद यहाँ पर समझ नहीं आ रही। तो इसी के साथ ही वो आदमी उसके सामने घुटने टेक देता है और कहता है कि प्लीज यंग मास्टर हमें बताएं कि आपको यहाँ पर क्या लगता है कि इस मास्क के पीछे क्या कहानी है, फादर की क्या कंडीशन थी जब वो इस मास्क को बना रहे थे। तुम्हारा शियोन उसे बताता है कि तुम्हारा फादर जो था वाकई में यहाँ पर पागल हो गया था, लेकिन वो यहाँ पर पागल इसलिए हुआ था क्योंकि दुनिया ने उसे यहाँ पर करने पर मजबूर किया था। दुनिया की नफरत और उन गार्ड्स के जो भी उसके साथ किया, उसका बेटा मर गया और साथ ही यहाँ पर यामा ग्रुप से जो कर्जा लिया था, वो सारी की सारी भावनाएं, वो जो गुस्सा उसके अंदर था, वो गुस्सा निकालने के लिए उसने यहाँ पर एक मास्क बनाना स्टार्ट किया। अपने आखिरी वक्त में वो यहाँ पर अपने पाँव के साथ शिल्पकारी कर रहा था क्योंकि उसके हाथ टूट चुके थे, उसके पाँव खून के साथ जख्मी थे, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर मास्क बनाते जा रहा था। भूखा प्यासा, उसे पता था कि वो मरने वाला है, लेकिन उसके बावजूद उसने इस मास्क को बनाना जारी रखा। हमने कहा कि ये मास्क अनलकी है। हाँ, ये बात वाकई में सच है, क्योंकि तुम्हारा फादर ने जब यहाँ पर इस मास्क को आखिरी एक रूप दिया था, उसी वक्त यहाँ पर उसकी सांस चली गई और उसके मरने के बाद उसकी जो कर्स्ट एनर्जी थी वो सारी की सारी कर्स्ट एनर्जी इस मास्क के अंदर आ गई। तुम्हारा फादर इस मास्क को बनाते वक्त मर गया। इसका मतलब यह है कि उसकी जितनी भी मैलिस और जितनी भी बुराई की एनर्जी थी वो सारी की सारी इस मास्क के अंदर है और ये कर्स्ड आइटम है। तो इसी के साथ ही हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हमारा शियोन अपने हाथ में मास्क लेकर खड़ा होता है और साथ ही वहाँ पर उस पूरी फैमिली की डेड बॉडीज वहीं पर उसी रूम में पड़ी होती हैं, यानी कि असल में यहाँ पर वो लोग पहले से मर चुके हैं। तो हमारा शियोन जो है वो इस आइटम की कर्स एनर्जी को महसूस करते हुए यहाँ पर आया और अभी थोड़ी देर पहले वो जिनसे बात कर रहा था वो उनकी सिर्फ वेंजफुल स्पिरिट्स थी। तुम्हारा शियोन कहता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली इस कर्स्ड आइटम की वजह से मारी गई, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सबका मुझे काफी ज्यादा अफसोस है, लेकिन यहाँ पर उसको बदला नहीं जा सकता। और साथ ही वो कहता है कि इस मास्क के ऊपर तुम्हारे बाप ने आंखें और साथ में नाक क्यों नहीं बनाया, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा बाप इसके ऊपर आंखें बनाना ही नहीं चाहता था। वो उस मास्क को अपने चेहरे के ऊपर लगा लेता और कहता है क्योंकि ये दुनिया इस लायक नहीं है कि इस दुनिया को देखा जा सके। तो हमारा शियोन कहता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर मुझे एक बहुत ही खास तोहफा दिया है इस मास्क का, तो फिर तुम लोगों का बदला मैं लूंगा। तुम्हारी पूरी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ उन लोगों को मैं खुद यहाँ पर मारूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 12 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा शियोन जोमजिल को जाकर मार डालेगा।